से ही करती हूँ, शीत सत्र कितना काम होगा, कितना यहाँ पर हंगामेदार सत्र रहेगा, ये पहले से ही अपेक्षा की जा सकती है या फिर इसकी संभावनाएं दिख रही हैं? आपको क्या लगता है गुरमीत सर, इस बार सत्ता के तेवर कम होंगे, विपक्ष के तेवर कुछ कम होंगे? क्योंकि कई अहम बिल जो है अब इस एजेंडे में दिख रहे हैं कि जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी अहम बताए जा रहे हैं। जी देखिए, पहली बात तो जो सदन की कार्यसूची है वो रविवार को संभवतः मीटिंग होती है, जो उसमें तय होगी कि किस दिन क्या काम होगा। और जितना मैंने देखा था 19 दिसंबर तक, बीच में छुट्टियां भी आती हैं, लेकिन 19 दिसंबर तक ये सत्र लगभग उस दृष्टि से देखें तो 20 दिन का हम मान सकते हैं, 19-20 दिन का, बीच की छुट्टियां अगर आप निकाल दें तो। और जहां तक तेवर की बात है या समय की बात है, देखिए पिछले सेशन में भी काफी टाइम गया था, हम लोगों ने चर्चा भी की थी, आप जानती भी हैं कि इस तरह के अनुमान भी लगाए जाते हैं। हालांकि उन अनुमानों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है धन की दृष्टि से अगर हम देखें तो लोकतंत्र में जो खर्चा पार्लियामेंट पे, कई लोग बहुत कहते हैं कि भाई बहुत खर्चा होता है, बहुत खर्चा होता है, लेकिन मैं उन लोगों में नहीं हूँ, क्योंकि जब इतना बड़ा देश चलता है, खर्चे से ज्यादा जो एक कल्चर डेवलप होता है, मुझे कई बार उसकी चिंता होती है कि जो संस्कृति एक डेवलप होती जा रही है, जहां पर हम एक दूसरे की सुन के राजी नहीं है, या हम जहां एक दूसरे के लिए सहमति के लिए स्थान नहीं है, या व्यक्तिगत खींचाकठी अधिक होती है, या शोर अधिक होता है, क्योंकि वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। उसकी मूल में ही ये है कि आप जो है वो एक दूसरे की बात सुने, और फिर जिसका बहुमत है वो वही तय करे, लेकिन स्पेस रहे और बहस अच्छी हो, जिससे पार्लियामेंट में माहौल बने। और पार्लियामेंट में बहुत सारी ऐसी बहसें हैं जिनको लोग पढ़ते हैं, रेफर करते हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं पॉलिटिकल साइंस में। और क्योंकि आपको मालूम है कि एक एक शब्द नोट किया जाता है, अगर आप पार्लियामेंट की कार्यवाही को देखेंगे तो बाकायदा वहां पर जो लोग होते हैं, जो वो अब हो सकता है कोई और तरीका हो, हम लोगों ने तो जब किया तो वो बाकायदा जो शॉर्ट हैंड होती थी वो प्रशिक्षित होते थे, वो लोग एक एक शब्द नोट करते थे, फिर एडिट होके वो बाकायदा एक बुक के रूप में आता था। विधानसभाओं का तो हमें अनुभव है, तो हमने देखा है। तो एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन फिर भी अगर हम आंकड़ों में देखें तो आप जानते हैं कि 2.5-3 लाख रुपए पर मिनट जो है वो ये माना जाता है कि बर्बाद होता है अगर कार्यवाही नहीं हो पा रही होती। और मॉनसून सत्र में भी काफी ज्यादा समय गया था, और उस समय भी ये जो स्पेशल इंसेंटिव जो रिवीजन है ना, उसको लेकर जो विशेष जो सर्वे चल रहा है, और अब कई राज्यों में शुरू हो गया। पहले वो आप जानते हैं कि बिहार से शुरू हुआ, और उसके बाद अब बंगाल, यूपी, सभी जगहों पे वो चल रहा है। और पहले भी इसको लेकर विवाद हुआ, और अब क्योंकि बिहार के नतीजे, आपने पूछा कि विपक्ष के तेवर या सत्ता पक्ष के तेवर, तो निश्चित ही बिहार में एक ऐतिहासिक जीत एनडीए ने प्राप्त कर ली है। और बहुत सारे लोग बिल्कुल धाराशाही किया है, हालांकि एग्जिट पोल वगैरह में आने लगा था, लेकिन शायद इतना प्रचंड बहुमत उनको भी अपेक्षा नहीं रही होगी, और इतनी अधिक बड़ी जीत उनको मिली है, तो निश्चित ही वो अपनी पीठ ठोकेंगे और विपक्ष को इस बारे में वो करेंगे। और विपक्ष ने पिछले काफी समय से ये जो वोट चोरी वाला जो चला हुआ है, जो राहुल गांधी ने, आपको मालूम है कि प्रेजेंटेशन दी बाकायदा पीपीटी वगैरह पे दिखा के, पहले कॉन्फ्रेंस की जी पहले उन्होंने कर्नाटक से शुरू किया था, उसके बाद फिर और भी की, फिर वो हरियाणा वाला भी आप जानते हैं, वो जो ब्राजीलियन मॉडल वाला जो विवाद हुआ। तो ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन अब वही निर्भर यही करता है, हम लोग तो एक देश के नागरिक के तौर पर ये कामना करते हैं कि अच्छी बहसें हों, स्वस्थ बहसें हों, एक दूसरे को तैयारी के साथ लोग। अब होता क्या है, जब इससे मैं जो बता रहा हूँ ना, चिंता जो होती है, जो कल्चर के जो इरोजन होता है, वो ऐसे होता है कि मान लीजिए आप वहां पर जाते हैं और आप बहुत तैयारी के साथ जाते हैं, बहुत मशक्कत करते हैं, जैसे परीक्षा देने आदमी जाता है, और वहां पर फिर आपको मौका नहीं मिलता है, तो धीरे धीरे फिर आपको लगता है भी मैं तो समय की बर्बादी कर रहा हूँ, क्योंकि वहां मुझे बोलने का अवसर तो मिल नहीं रहा, या बहस तो कोई सार्थक हो नहीं रही, हल्ला हो रहा है, वॉकआउट हो रहा है, पार्टी का एक निर्णय फैसला करता है, विपक्ष के वॉकआउट करना है तो सारे सदस्यों को उठ के जाना पड़ता है। इसी तरह जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, देखिए, क्योंकि मजा तब तक नहीं आता अगर विपक्ष उठ के चला गया। ये ठीक है कि टीवी पे डिबेट जाती है बाहर, सारे देश सुनता है उसको, लेकिन अगर विपक्ष सामने नहीं बैठा हो, अब आप देखिए, मुझे अभी भी याद है सुषमा स्वराज और मनमोहन सिंह जी के जमाने में वो जो शेर चले थे, अभी भी मुझे वो शेर तब से याद है, पार्लियामेंट में ही सुना था पहली बार, जो मनमोहन सिंह जी ने एक बार कहा था कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। और सुषमा स्वराज ने वो कहा था कि भाई तू इधर उधर की बात ना कर, और ये बता कि कारवा क्यों लुटा, है ना, तेरी रहबरी का सवाल। तो
इस तरह से, और पुराने तो और भी ज्यादा। तो वो मुझे लगता है कि अच्छा, कई बार ऐसा होता भी है कि मैंने देखा है 2-4 बार जब प्रधानमंत्री जी थोड़े कृपालु मूड में होते हैं तो वो पूर्व प्रधानमंत्रियों वगैरह की तारीफ वगैरह भी कर चुके हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी जो माहौल चला हुआ है, अब आपने देखा ही है, ये जो वंदे मातरम का एक नया शुरू हुआ इशू, जी, टेंडर वाला, और जय हिंद बोलने में अगर राज्यसभा को आपत्ति होने लगी, सभापति को आपत्ति होने लगी, तो फिर संसद में अगर नहीं बोला जा सकेगा तो सड़क पर ही बोला जाएगा। ये किस तरह की परंपराओं का जो है नहीं, जय हिंद चलन। तो बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है। और मैं नेमा जी आपको एक व्यक्तिगत बात बता दूं जी कि मैं स्वयं इतने वर्षों से जब फोन पे बात करता हूँ, क्योंकि हमने अपने पिताजी से सीखा ये, जी उनकी भी आदत थी, वो फोन उठा के, हम लोग अभी भी जय हिंद ही बोलते हैं बिना ये सोचे कि हमें कोई कांस्टेबल समझेगा। हमें तो बहुत फक्र लगता है जय हिंद में, तो मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आया कि ये नया क्या बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बना। समझना चाहूंगी धनंजय जी से, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो चला है, एक ब्रेक के लिए, खास करके देखिए जब रूसी राष्ट्रपति यहाँ पर होंगे। जी देखिए अमेरिका का सिंदूर से ज्यादा जो टैरिफ वगैरह पे उन्होंने बढ़ाया है भारत में, जिसे वो, लेकर ये तमाम जो बिल हैं वो लाए जा रहे हैं, जी जिसका जी, आधार ही यूएस का 50% टैरिफ। जी जो टैरिफ है, जी तो उसको लेकर भारत में अधिक चिंता रही। और वो भी खास तौर पे तब, क्योंकि मोदी जी ट्रम्प साहब मोदी जी को भी अपना बहुत दोस्त बताते रहे सार्वजनिक मंचों पे, आपको मालूम ही है। अमेरिका में भी सार्वजनिक कार्यक्रम हुए हाउडी मोदी करके, और भारत में भी वो आए, गुजरात भी आए, और उनका बहुत स्वागत हुआ। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि हर देश अपने हितों को ही सर्वोपरि रखता है, जी और जहां उसको ये लगता है कि हमारा फायदा नहीं है, वहां पर फिर वो ये जो व्यक्तिगत चीजें हैं वो भी मैटर नहीं करती। पुतिन भारत ने यूक्रेन की लड़ाई के समय में भी एक अलग अप्रोच रखी, और दोनों तरफ उन्होंने ये बात करी कि भाई हम शांति की बात करेंगे, लेकिन हमारे जैसे दुनिया के बाकी देश चल रहे थे बहुत सारे, जी उनमें उस श्रेणी में भारत ने अपने को खड़ा नहीं रखा। असली बात यह है कि जहां तक मुद्दों की बात है, घेरने की बात है, जैसे भी धनंजय सर कह रहे थे कि विपक्ष कितना, अब मैं आपको एक इसका उदाहरण देता हूँ, वो जी सही है या गलत है वो अलग बात। आफ्टर ऑल 4 साल पहले जब किसानों का आंदोलन हुआ, 5 साल पहले, तो किसान सड़कों पे बैठे रहे, और आखिर में जब वो वापस लिए गए बिल, तभी वहां से उठे। जी तो और किसान तो कोई ऐसा नहीं है, आप कह सकते कि भाई कोई इतना बड़ा उनके पास कोई पीछे से तंत्र होगा, या यहाँ तो ये बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इनके राज्यों में सरकारें भी हैं, अभी भी हैं कुछ राज्यों में विपक्षी, और पूरा तंत्र है। कितना ये लोग आपको दिखते हैं? क्या इनमें इतना मादा है जो इस देश के आम किसान में था, जो जाके 3-3 महीने बैठ गया? अगर इतना ही अन्याय हो रहा है, या अगर इतने ही मुद्दों से ये कन्विंस हैं, तो उस तरह का संघर्ष करना बहुत जरूरी है। जो अभी धनंजय सर कह रहे थे कि आप कह रहे हो वोट काट रहे हैं, तो आप कितना फील्ड में एक्चुअल में आपकी रेजिस्टेंस है, कितना प्रतिरोध वहां पर आप कर रहे हैं। जी केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कहने से तो नहीं बनेगा। तो सड़क, ये जो हमेशा कहा जाता है कि सड़कों पे उतरना होता है विपक्ष को, और तब जनता उसके साथ जुड़ती है, जी तो वो चीज कांग्रेस में, अब आप खुद देखिए, किसी के भी परिवार में समस्या हो सकती है, तो उस रूप में नहीं, लेकिन आप जानते ही हैं कि बिहार का नतीजा आने के बाद ही लालू प्रसाद यादव जी की एक बेटी ने आरोप लगाए तरह तरह के बाहर आके। तो जी वो जो एक प्रकार का, मैं आपको इसका एक और छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कई बार जो मेरा हमेशा ये रहता है कि जो आम व्यक्ति है ना हमारे देश का, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे, हमें ज्यादा अकल है, लेकिन मुझे तो अक्सर ऐसा अनुभव हुआ है कि जो रिक्शे वाला है, जो ऑटो वाला है, जो मजदूर है, वो कई बार ऐसी बातें कर देता है। मैं आपको एक सच्चा किस्सा बताता हूँ, अभी 1 हफ्ता पुराना। जी मैं दिल्ली स्टेशन आ रहा था कैब से, और रास्ते में जो ऑटो ड्राइवर था, वो मतलब कैब ड्राइवर था, बुजुर्ग से सज्जन थे, 55-60 साल। तो उन्होंने बात शुरू हो गई, तो उन्होंने जीएसटी में बोला, जी ये खराब है, वो खराब है, और ये इन्होंने ऐसे किया। कुछ उन्होंने बताया जो फ्रेंकली मुझे भी समझ नहीं आया, कि तेल इतना था उसको अब कम कर दिया है, तो जीएसटी बताने का कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ ऐसा उन्होंने एक्सप्लेन किया। ठीक है फाइनली जो उन्होंने बात कही वो ये कही कि जी मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ इन सब बातों से, लेकिन वोट मैं बीजेपी को देता हूँ। तो मैंने कहा क्यों? तो कहते कांग्रेस को वोट देके फायदा क्या है, कांग्रेस वाले जाके उन्हीं से मिल जाएंगे बाद में, तो उससे अच्छा मैं सीधा ही ना दे दूं। तो अब ये बिल्कुल एक, मैं आपको एक आम व्यक्ति की इस देश में फीलिंग बता रहा हूँ, कि इस प्रकार की वो फीलिंग लेके बैठा है कि भाई कांग्रेस से वो इतना इस हद तक शायद निराश हो चुका है। हताश है जी है, और उसके लिए आप कह सकते हैं कि जी सरकार ने साम दंड भेद जुटाए करे होंगे, तोड़ा होगा, वट जो भी,
नेताओं को तोड़ा है, फाइलें बनाई है, वो सब आप कह सकते हैं, वो कहा भी जाता है। लेकिन भाई यही तो टेस्टिंग टाइम है ना, आदमी के कैरेक्टर का पता तो तभी लगता है जब वो टफ सिचुएशंस में भी अपनी जगह पर खड़ा रहता है। जी कांग्रेस जी पार्टी में अभी भी मैं सुन रहा था कि अब कांग्रेस के अंदर ही किस तरह तरह की आवाजें, कुछ लोगों को लगता है कि एक राहुल गांधी की कांग्रेस है, कुछ लोगों को लगता है एक सोनिया गांधी की कांग्रेस है, कुछ लोगों को अलग लगता है। तो ये चीजें विपक्ष को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर समय आप ये ब्लेम करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं कोई ये नहीं कह रहा कि सारे फैसले ठीक हो रहे होंगे, लेकिन बात ये, जो व्यक्ति सत्ता में है उसके पास जो भी उपकरण है सत्ता के, उनका वो इस्तेमाल करेगा अपनी कुर्सी में रहने के लिए। जी तो विपक्ष को, अगर विपक्ष केवल ये कह देगा कि जी इसका ये दुरुपयोग है, यहाँ वोट चोरी है, यहाँ ये है, यहाँ वो है, तो शायद उतना भर पर्याप्त नहीं होगा। विपक्ष को भी अपने अंदर मजबूती लानी पड़ेगी और एकता के साथ चलना पड़ेगा और सड़कों पे उतरना पड़ेगा, खासतौर पर मुझे लगता है। जी जी क्योंकि अगर वो संघर्ष करना चाहते हैं तो उसके लिए वो संघर्ष जो है वो पार्लियामेंट में तो कह देंगे टाइम नहीं मिला, हम वॉकआउट कर रहे हैं, जी जी हमें जी सर पे इस पे SIR पे जो है वो करने की इजाजत नहीं मिली तो हम वॉकआउट कर रहे हैं। तो उससे तो कुछ नहीं निकलेगा, लोग भी अभ्यस्त हो गए, अब देश की जनता जी भी अभ्यस्त हो गई कि चलो ये तो जी पार्लियामेंट का सबको काम ही पता है है, कि अब सत्र की शुरुआत हो रही है तो हंगामे के ही दृश्य आएंगे हंगामा होगा, सामने, वॉकआउट हो जाएगा, वॉकआउट ही उसके होगा, वहां पर कामकाज जो है ठप रहेगा। और पिछली वेल बार में तो आके नारेबाजी जगदीप हो धनखड़ के जाएगी। इस्तीफे की जो है एक घटना सामने आ गई। देखिए, समय बदलने के साथ, जैसे मैंने कहा ना कि साधन अलग अलग हो जाते हैं, बदल जाते हैं राजनीति करने का। अब आज से 50 साल पहले जो लोगों की लाइफस्टाइल थी और अब जो लाइफस्टाइल है, भले हम ये कह लें कि हाँ अगर महंगाई के हिसाब से देखेंगे, फिर भी अगर हम देखें तो जो राजनीति में सादगी एक प्रकार की थी या जो भाव था, उसकी नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा कि वो पहले भी सब ऐसे ही थे, तो वो एक तो वो इरोजन है। जी दूसरा, मैंने जैसे बताया कि लोगों, इसके बावजूद मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूँ कि देखिए, ये केवल हम भारत में ना कहें, अन्य देशों में भी आप देख रहे हैं कि बहुत जगहों पर कट्टरवाद या एक जिसे हम सनकीवाद कहते हैं, ऐसे बहुत सारे नेताओं का उदय हो रहा है। जी और तो वो एक देश की नहीं, हमारे यहाँ कम से कम हम इस बात पे तो जरूर संतोष व्यक्त कर सकते हैं कि भाई आज़ादी के 70-75 साल बाद भी हमारे यहाँ लोकतंत्र है और चुनाव होते हैं और तानाशाही उस रूप में नहीं है। बहुत सारे लोग अघोषित को कहें वो अलग बात है, और सरकारें बदलती भी रही हैं, है ना, जी जी प्रधानमंत्री भी बदले हैं, 10 साल बाद भी बदले हैं, और प्रदेशों में भी, राज्यों में सरकारें बदली हैं। और उस दृष्टि से कम हम इस बात पे वो कर सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि जरूरत से ज्यादा व्यक्ति केंद्रित, जिसको हम बोलते हैं, कहने के लिए तो मुझे बहुत बार लगता है कि भाई हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जी लेकिन जो है वो अगर हम वैसे देखें तो वो व्यक्ति के इर्द गिर्द ही राजनीति चल रही है। अब आप कह सकते हैं कि नहीं जी उस समय भी नेहरू जी थे या उस समय भी बड़े चरित्र थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनका कद जो है वो बहुत बड़ा था। लेकिन जिस प्रकार का जो सेंट्रलाइजेशन जिस तरह से हम बोलते हैं, या जिस तरह से चुनाव में आप देखते हैं कि पहले से तय होता है, अब कायदे में जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की या विधायक दल की बैठकें होती हैं जिनमें नेता को चुना जाता है, वो औपचारिकता तो अभी भी होती है, लेकिन आप सोचें कि ज्यादातर जगहों पे तो उसको लेकर कोई किंतु परंतु होता ही नहीं, और कोई उस स्पिरिट अगर हम उसकी देखें तो वो फॉलो नहीं होती है। तो बहुत सारे बदलाव हैं, और बहुत सारे चुनावों में, चुनाव की प्रक्रिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले, अब आप जानते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई थी तो भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता थे, तब मुझे अभी भी याद है लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने भी इसका विरोध किया था। जी और अभी वो हो रहा है, तो कई बार ये लगता है कि जो विपक्ष में है उसने ये सोच ही रखा है कि भाई हमने विरोध करना है, या जो पक्ष में है उन्होंने सोच ही रखा है कि हमने विपक्ष की कोई बात नहीं सुननी है। तो ये जो स्थिति होती है जहां पर एक प्रकार की, क्योंकि डेडलॉक सा आपको जी डेडलॉक कह लीजिए, या एक दूसरे के प्रति जो एक परस्पर सम्मान द्वेष के भाव में कमी आई है, वो मुझे लगता है थोड़ी सी चिंता का सबब है। और प्लस अब देखिए डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद जी क्या महिलाएं आएंगी, आगे का भविष्य और क्या इसके होगा। साथ ही साउथ और नॉर्थ का एक डिवीजन है जिसकी कोशिश में भी जो है सत्ता के लोभी लोग जो है जुटे हुए दिखते हैं। क्योंकि समय कम है इसलिए मैं चाहती हूँ कि जी हाँ नहीं ठीक है, मैं बस यही कह रहा था कि देखिए जो डिवाइड की बात कर रहे हैं या जाति के आधार पर हैं या और हैं, इन समस्याओं के बावजूद मुझे ये लगता है कि यदि पब्लिक भी, देखिए राजनीति अपने आप में एक बहुत बड़ा टूल है बदलाव लाने का, अगर हम लोग उसमें दिलचस्पी नहीं लेंगे, अगर कई बार ये होता है कि हम इस अवस्था में बैठ जाते हैं कि राजनीति, जैसे अभी आपने भी कहा कि एक ऐसी चीज हो गई है जिसमें एक आम आदमी सोचता है कि कोई फायदा नहीं है, सब एक जैसे हैं, हाँ वो जो बहुत ही एक हताशा की स्थिति है। उससे बदलाव थोड़ा सा मुश्किल होता है। कई प्रयोग ऐसे हुए भी जहां निराशा के आसार बनते भी हैं। अब आपने देखा ही, जब केजरीवाल जी की पार्टी आई, लोगों को शुरू में बहुत उम्मीदें थी,
तो कई बार लोगों को ऐसा लगता भी है कि सब एक जैसे हो जाते हैं सत्ता जब मिल जाती है तो, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि हमें एक देश के तौर पे लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखना चाहिए और जो हमारी प्रक्रियाएं हैं उनमें भी विश्वास रखना चाहिए और तब्दीली की उम्मीद जरूर रखनी चाहिए। बिल्कुल धनंजय।